बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, कि मुसलमान कैसे यहाँ पे बरसगीर में आए, उनका जो रूल की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन आज हम इसका जो इनिशियल टॉपिक है कि बरसगीर पाक हिंद में इस्लाम कैसे आया, इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। Advent of Islam in the subcontinent is because of the trade relations that were developed between Arabia and the subcontinent, which date back to ancient times. Before Islam, Arab traders used to visit the coast of southern India. With the advent of Islam in Arabia, when the Arab traders became Muslims, they brought Islam to the subcontinent. अरब के ताजिर साउदर्न इंडिया की कोस्ट पे आया करते थे, और जब इस्लाम आया अरब में, तो उस वक्त जब इन अरब ट्रेडर्स ने इस्लाम कबूल किया, तो ये जब तिजारत के लिए आए तो इन्होंने इस्लाम की तबलीग की यहाँ पे, और उस वजह से इस्लाम यहाँ पे इंडिया में भी फैलना शुरू हो गया। क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें तिजारत के असूलों के बारे में भी गाइडलाइन फराम की गई है कि आप कम ना तोलें, आप पूरा तोलें और मुनाफा कम रखें और अपनी डीलिंग्स को ट्रांसपेरेंट रखें। तो इन सुनहरी तिजारती असूलों से भी मुतासर हुए जो लोग थे इन कोस्ट पे रहने वाले और इंडिया में रहने वाले, तो वो मुतासर हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर अरब ट्रेडर्स के अंदर उस टाइम जो भी मुसलमान ताजिर थे, उनके अंदर चूँकि इस्लाम नया नया उस टाइम फैल रहा था, तो उनके अंदर एक शौक़ भी था अपने दीन को फैलाने का, उसको प्रीच करने का। तो ये वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। However, spread of Islam on vast scale is attributed to the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim in 712 AD। 712 ईस्वी में फिर जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया, तो उसके बाद इस्लाम के फैलाव में तेजी आई। अब ये एक कोटेशन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, टू नेशन थ्योरी के हवाले से भी और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह had said, Pakistan came into being the day the first Indian national entered the fold of Islam। पाकिस्तान उसी दिन ही बन गया था जिस दिन पहला इंडियन नेशनल मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ था। अब हम थोड़ा उसके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि सिंध 712 ईस्वी में कैसे फतह हुआ। ये दौर था उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का, और उसके दौर में उस टाइम पे हजाज बिन यूसुफ वाज द गवर्नर ऑफ इराक, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था। और उसी दौर में सिंध में हुकूमत थी राजा दाहिर की, जो कि ज़ात का हिंदू ब्राह्मण था। राजा दाहिर के जो सिंध में रूल है, जिसके बारे में हम पढ़ते आए हिस्ट्री में, उसके बारे में कुछ बातें ये मिलती हैं कि वो बहुत ऑटोक्रेटिक था। उसका जो अपने सब्जेक्ट था उनके साथ रवैया मुनासिब नहीं था। फिर चूँकि हिंदू माशरे में क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी क्लासेस में तकसीम थे, और जो निचली ज़ातों के लोग थे उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती थी, उनको वो ह्यूमन राइट्स हासिल नहीं थे। फिर इसके रूल का एक और फीचर भी था कि जो पायरेट्स ऑपरेट करते थे ऑन दी कोस्टल एरियाज, ये उनको भी प्रोटेक्ट करता था, और उस वजह से ये जो पायरेट्स थे, ये जो समुद्री तिजारत थी उसमें भी ये रखना डालते थे, उसमें भी रुकावट डालते थे, और माल व असबाब लूटते रहते थे, लोगों को कैदी बना लेते थे। तो ये उनका जो फीचर्स ऑफ रूल ऑफ राजा दाहिर हैं, ये हैं। उस दौर में सीलोन
میں کچھ مسلم جو ٹریڈرز رہتے تھے وہ ان کی فیملیز جا رہی تھیں بغداد کی طرف، اور رولر آف سیلون نے ان کے لیے اسپیشلی حجاج بن یوسف کے لیے یا خلیفہ کے لیے گفٹ بھی ساتھ ساتھ بھیجے۔ اس میں مسلمان تاجروں کی جو فوت ہو گئے تھے سیلون میں، ان کی بیوائیں اور ان کے بچے بھی تھے، تو وہ سمندری راستے کے ذریعے واپس بغداد جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ویلیوبل گفٹس تھے فار دی مسلم کیلف اینڈ گورنر۔ جیسے یہ شپس جو ہیں دیبل کی بندرگاہ کے ساتھ سے گزرے، دیبل کراچی کا پرانا نام ہے، کراچی بندرگاہ کے قریب سے گزرے، تو یہ جو پائریٹس تھے انہوں نے ان کو لوٹا اور مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنایا۔ جب اس حملے کی خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے راجہ دہر کو اپنا خصوصی ایلچی بھیجا اور کہا کہ آپ یہ ایک تو ان کو واپس کریں مسلمان بچے اور جو بچیاں ہیں، اور دوسرا ان کو سزا دیں جو جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میرا ان پائریٹس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو خود کر لیں۔ یہ جواب حجاج بن یوسف کے لیے بہت زیادہ غصے کا باعث بنا۔ اس نے سندھ کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے اپنے جو لشکر بھیجے وہ ناکام رہے، اور فائنلی he decided to undertake a huge offensive against Tahir۔ انہوں نے اپنے لشکر جو ہے اس دفعہ فائنلی جو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس کی قیادت انہوں نے اپنے نیفیو اور اپنے داماد عماد الدین محمد بن قاسم کو دی، جو کہ ابھی بہت چھوٹا، he was a young boy of just 17 years۔ ان کے پاس منجنیق بھی تھی جو بہت بڑے بڑے پتھر پھینک سکتی تھی ایٹ اے گریٹ ڈسٹینس، اور اس کو تقریباً 500 لوگ آپریٹ کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اور بھی ٹرینڈ آرمی تھی۔ پھر راستے میں جب یہ مکران سے گزرے تو ان کو ایڈیشنل فورسز بھی ملی۔ راستے میں بھی جو لوکل لوگ وہ اس ٹائم راجہ دہر کے رول سے تنگ تھے، وہ بھی اس لشکر کا حصہ بنتے گئے۔ عرب فورسز جو ہیں وہ تعداد میں بڑھتی گئیں۔ محمد بن قاسم سب سے پہلے دیبل، یعنی جس کا موجودہ نام ابھی کراچی ہے، اس جگہ کو اس نے قبضہ کیا۔ پھر اس نے راستہ لیا نیرون، یعنی جو حیدرآباد، اسی طرح یہ شاداد پور کا نام برہمن آباد ہوا کرتا تھا۔ پھر یہاں سے ہوتا ہوتا فائنلی جو ہیڈ کوارٹر تھا داہر کا وہ اروڑ یا الور بھی کہتے ہیں، موجودہ سکھر یا روڑی، یہاں پہ فائنل جو جنگ ہوئی تھی داہر نے یہاں پہ مقابلہ کیا۔ راور fell into the hands of the Muslims، اور اس کے بعد داہر کو شکست دینے کے بعد پھر یہ عرب فورسز جو ہیں وہ ملتان کی طرف آئیں۔ ملتان میں بھی جنگ ہوئی، وہاں پہ ہندو رولر آف ملتان offered resistance for 2 months after which the Hindus were overpowered and defeated۔ راجہ داہر نے مقابلہ کیا اور finally he was killed۔ He offered tough resistance to the Muslims and محمد بن قاسم۔ برہمن آباد شداد پور کو کہتے ہیں، شداد پور اب موجود ہے، اور یہ ضلع سانگڑ کا ایک قصبہ ہے۔ محمد بن قاسم نے یہاں پہ اپنا جو رول تھا اس کو کنسلڈیٹ کیا، اینڈ وین ہی واز تھنکنگ ٹو پروسیڈ فارورڈ، تو اموی خلفاء میں پیچھے تبدیلی واقع ہوئی۔ سلمان بن عبد الملک جو کہ ولید بن عبد الملک کے بھائی تھے، انہوں نے تخت پہ جب بیٹھے، جب خلیفہ بنے،
उनकी सोच में और वलीद बिन अब्दुल मलिक की सोच में बहुत फ़र्क था। उन्होंने वलीद बिन अब्दुल मलिक के साथ जितने भी उनके चीदा चीदा गवर्नर थे या उनके जो कमांडर्स थे उनको माजूल कर दिया, और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भी वापस बुलाया। मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला के उन्होंने जेल में डाला सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने, और ये इस्लामी तारीख का आप अफसोसनाक वाक़या कह सकते हैं कि फाइनली ही डाइड इन द एज ऑफ 21 ईयर्स। ही वॉज दी फर्स्ट मुस्लिम कमांडर जो एक फातह की हैसियत से इंडिया में दाखिल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कोशिशें की गई, लेकिन वो कोशिशें ज़्यादा कारगर साबित ना हुई। कंप्लीट जो कामयाब अटेम्प्ट थी इंडिया पर हमले की, वो मोहम्मद बिन कासिम ने की, और इसने अपना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे भी अपने निशानात छोड़े। मोहम्मद बिन कासिम के बाद डिफरेंट मुस्लिम जनरल्स ने अपनी इंडिपेंडेंस कायम की, अपने डिफरेंट एरियाज पे उन्हें अपनी अपनी एक अटानमी डिक्लेयर कर दी। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आके क्या किया। जब उन्होंने चार्ज ले लिया इस इलाके का, तो उसने एक यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई। उसने यहाँ के निज़ाम को चलने दिया। उन्होंने वो ब्राह्मण जो कि ज़ात में हिंदुओं में ऊंचे मकाम पे फायज थे, उनसे ऊंचा मकाम नहीं छीना, उनको उनकी पोजीशन एंजॉय करने दी। जो जो ओहदेदार थे, जिन जिन ओहदों पे फायज थे, किसी को माजूल नहीं किया। उन्होंने जो भी सोशल क्लासेस प्रेवेलेंट थी इंडिया में, उनको एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे आप देखें कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो ऊंची ज़ात के हिंदू थे, ब्राह्मण थे, या जिनकी माल दौलत के हिसाब से, ओहदों के हिसाब से जो जो पोजीशन थी, उनसे नहीं छीनी, उनके पास ही रखी। लेकिन जो लोग निचली जातों के लोग थे, उनको एलिवेट किया, उनको इक्वलिटी की बुनियाद पे, इज्जत और एहतराम की बुनियाद पे, जो कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हैं, उनको उनका मकाम दिया और उन्हें एलिवेटेड फील किया। मोहम्मद बिन कासिम की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सख्त थी। जस्टिस के हवाले से उन्होंने बड़ा सख्त निज़ाम बनाया। तमाम सब्जेक्ट्स को, तमाम अवाम को, तमाम लोकल पॉपुलेशन को पूरी रिलीजियस फ्रीडम दी। हिंदुओं को इजाज़त दी कि वो अपनी इबादत जारी रखें, लेकिन साथ साथ शरिया के जो कानून था उसको इन्फोर्स कर दिया, शरिया का इस्लामी कानून नाफिज किया, और ये करार दिया कि इस्लामी कानून जो है वो दीगर तमाम कवानीन के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी तमाम कवानीन से सुपीरियर होगा। मर्सीफुल और एफिशिएंट गवर्नर के तौर पे अपना नाम बनाया। लोगों को इंतहाई मेहरबान तरीके से ट्रीट किया, और इस्लामी इंसाफ और बराबरी की, मसावात की आला मिसालें कायम की। फिर ज़ाती तौर पे अपने करैक्टर के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुत्तकी और सादा अ, इंसान थे। पर्सनल एग्जाम्पल सेट की। अच्छा, उन्होंने जो निचली ज़ात के लोगों के साथ, या वो लोग जो पिसे हुए थे राजा दाहिर के वक्त में, जिनको इंसानी हकूक हासिल नहीं थे, उनके साथ अच्छे बर्ताव की वजह से वो उन लोगों ने इस्लाम की तालीमात से मुतासर होके, इनकी एग्जाम्पल से मुतासर होके लार्ज नंबर में इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अमीर हिंदुओं की कोई जायदाद या लैंड या प्रॉपर्टीज सरकार के हक में कंफिस्केट नहीं की, कुर्की नहीं की। इस्लामिक टैक्सेस का निज़ाम नाफिज किया, दीगर तमाम टैक्सेस ख़त्म कर दिए। जिजिया जिसको कहते हैं, उसका निज़ाम दिया। इस्लाम को इंडिया में शोहरत दी, एक पॉपुलैरिटी दी, और अपनी पर्सनल एग्जांपल के ज़रिए इस्लाम को प्रोजेक्ट किया। और इस तरीके से उन्होंने ग्रेट मुस्लिम एम्पायर की बुनियाद रखी सब कॉन्टिनेंट में, और सिंध को दारुल इस्लाम, इस्लाम का घर करार दिया। मस्जिद और मदारस तामीर किए गए, और यूं सिंध इस्लामिक लर्निंग का गहवारा बन गया। जो समंदरी कज़ाक थे, बहरी कज़ाक थे, उनको क्रश किया गया।
علاقے میں امن اور سکون آیا، لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہوا، اور سمندری تجارت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ یوں اس طریقے سے کنکیسٹ آف سندھ اور ساؤتھ ویسٹرن پنجاب مکمل ہو گئی 714 تک، اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی ایڈمنسٹریشن سے بہت متاثر کیا، اور اسلام جو ہے وہ دیگر علاقوں میں پھیلنا شروع ہوا۔ ہم آنے والے لیکچر میں بات کریں گے غزنوی ڈائنسٹی کی، اور اس طریقے سے یہ تمام جو سائیکل ہے آف مسلم رول ان سب کانٹیننٹ، اس کو ہم پورا دیکھیں گے۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیں، اور ضرور کمنٹ کریں، اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔